हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होइएगा और मन लगा के पढ़ाई करते होइएगा। आज के इस क्लास में हम लोग खत्म करने वाले हैं पूरा के पूरा प्रकाश के परावर्तन के ऑब्जेक्टिव को। तो प्रकाश के परावर्तन के ऑब्जेक्टिव काफी ज्यादा है प्यारे बच्चों, फिर भी हमने कोशिश किया है कि वीवीआई चीजों को हम आपको ज्यादा बताएं, जो एग्जाम में ज्यादा आपके है ना देखने को मिले, वही सब क्वेश्चन लेकर के हमने आया है। और हाँ, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा है जिससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाए। तो 5-6 नंबर का टोटल क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, वो भी आपका छूटने नहीं वाला है। तो चलिए, इसे याद करने का फायदा क्या होगा? तो इसे याद करने का फायदा यह होगा कि एग्जाम में इस चैप्टर से आया हुआ सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। और मतलब आगे के लिए भी जब आप आगे की पढ़ाई करोगे तो उसमें भी काम आने वाला है यहाँ के जो कुछ बातें हैं वो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको यहाँ पे ये बता दें क्या चीज प्यारे बच्चों की, आप लोग अभी तक प्ले स्टोर से एनएच कोचिंग सेंटर ऐप डाउनलोड नहीं किए हो तो सबसे पहले जाकर के प्ले स्टोर पर एनएच कोचिंग सेंटर ऐप डाउनलोड कर लो, ठीक है। और ये एनएच कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल है तो इसको आप लोग सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं कि प्रकाश किसका रूप है प्यारे बच्चों। प्रकाश किसका रूप है? तो आप कहना कि सर ऊर्जा का रूप है। प्रकाश किसका रूप है? तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश गमन करती है। तो प्रकाश प्यारे बच्चों सीधी रेखा में गमन करती है। कैसे गमन करती है? हाँ, सीधी रेखा में, ठीक है। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश का सबसे अधिक वेग कहाँ होता है? निर्वात में। प्रकाश का सबसे अधिक वेग कहाँ होता है? निर्वात में। चौथा क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो आप कहो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। पांचवा क्वेश्चन है प्रकाश एक तरंग है। तो प्यारे बच्चों, प्रकाश कैसा तरंग है? तो यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, अथवा ऑप्शन में अनुप्रस्थ रहे तो आप कहना कि यह एक अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। उसके बाद बल्ब का काम क्या है प्यारे बच्चों? बल्ब एक यंत्र है जो क्या करता है? तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। सातवां नंबर क्वेश्चन है कि फोटोग्राफिक कैमरा का क्या काम है? तो कहना कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में ये बदल देता है। आठवां नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के गमन पथ की दिशा को क्या कहते हैं? तो प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। और किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो किरणों के समूह को किरण पुंज या फिर प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक है। अब है 10वां नंबर क्वेश्चन कि किरण पुंज कितने प्रकार का होता है? तो आप कहना कि किरण पुंज 3 प्रकार के होता है। किरण पुंज कितने प्रकार के होता है प्यारे बच्चों? तो किरण पुंज होता है 3 प्रकार के, ठीक है। क्या ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है? बिल्कुल सर, आ रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है कि जो पदार्थ स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे हम लोग प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। जो प्रकाश है ना उत्सर्जित करता है वह उस पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? तो प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। और जो पदार्थ प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है तब उसे हम लोग अप्रदीप्त पदार्थ कहेंगे, ठीक है। जैसे इसका देख लेते हैं उदाहरण प्यारे बच्चों। 13 नंबर का देखिए उदाहरण प्रदीप्त पदार्थ में, जैसे सूर्य हो गया, तारे हो गए, दीपक हो गए, जुगनू हो गए, है ना। ये जो दीपक हो गया ये सब जलती हुई रहना चाहिए, जैसे मोमबत्ती हो गया, बल्ब हो गया, ये सब जलती हुई रहना चाहिए, ठीक है, इत्यादि। अब आता है 14 नंबर क्वेश्चन, अप्रदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? तो अप्रदीप्त पदार्थ जिससे प्रकाश नहीं निकलता है। नहीं निकलता है किससे? पत्थर से, टेबल से, कुर्सी से, बहुत सारा कुछ है जिससे प्रकाश नहीं निकलता है, तो वो सब के सब अप्रदीप्त पदार्थ हो जाएगा। बट आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा कि चंद्रमा कौन सा पदार्थ है? तो आप कहना कि सर चंद्रमा जो है ना वह अप्रदीप्त पदार्थ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है समांगी माध्यम। तो समांगी माध्यम में कौन कौन है? तो जल है और कांच है, इस दोनों में से कोई एगो रहेगा। निम्नलिखित में से समांगी माध्यम को चुने तो इस दोनों में से कोई एगो रहेगा, उसे आप लोग है ना टिक कर दीजिएगा। समांगी माध्यम कहेगा तो हवा का मिश्रण हो गया, कैल्साइट हो गया, ये सब समांगी माध्यम है। अब यहाँ पर क्या है कि पारदर्शी पदार्थ, तो पारदर्शी पदार्थ हो गया कांच, पानी, हवा इत्यादि, ठीक है। और अपारदर्शी पदार्थ क्या हो गया? तो पत्थर, ईंट इत्यादि, ये सब के सब क्या है? तो अपारदर्शी पदार्थ है। उसके बाद क्या है यहाँ पर देखो पारभासी पदार्थ। तो पारभासी पदार्थ क्या है? तेल लगा हुआ कागज है। और क्या है? तो घिसा हुआ कांच है। 21 में कहता है कि प्रकाश की किरणों का पहले माध्यम में ही वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 22 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि प्रकाश जिस सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौटता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे परावर्तक सतह कहते हैं। और 23 नंबर क्वेश्चन इंपोर्टेंट है कि सबसे अच्छा प्रवर्तक सतह कौन है? तो चांदी है। सबसे अच्छा प्रवर्तक सतह कौन है? तो चांदी है। 24 है कि परावर्तक सतह के प्रकृति के अनुसार परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं? तो
यदि समतल है परावर्तक सतह तो नियमित परावर्तन होगा, अगर रुखरी है तो कैसा होगा, अनियमित परावर्तन होगा। 25 है कि वह किरण जो दर्पण की सतह पर पड़ती है आपतित किरण कहलाती है, जो दर्पण के सतह पे पड़ती है, जैसे कि ये हो गया हमारा परावर्तक सतह और ये हो गया आपतित किरण, इधर गया परावर्तित किरण, बीच में हो गया अभिलंब, इसके बीच के कोण को परावर्तन कोण, इसके बीच के कोण को आपतन कोण, और यहाँ पे जो बिंदु है इसका नाम होता है आपतन बिंदु। ये सब चीज आपको याद है बढ़िया से? यस सर। देखिए ये क्वेश्चन, अब यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि वह किरण जो दर्पण की सतह पर पड़ती है, तो दर्पण पे सतह पर पड़ती है तो उसे आपतित किरण कहेंगे, और दर्पण की सतह पर स्थित वह बिंदु जहां पर आपतित किरण पड़ती है तब उसे क्या कहते हैं, उसे आपतन बिंदु कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है कि वह किरण जो दर्पण के परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौट जाती है क्या कहलाती है, तो परावर्तित किरण कहलाती है। जो सतह पर पड़ के टकराकर वापस लौट जाते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग कहेंगे परावर्तित किरण, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है वह सीधी रेखा जो दर्पण के आपतन बिंदु पर लंब होती है क्या कहलाती है, तो उसे हम लोग अभिलंब कहते हैं, जो बीच में होता है, ठीक है। वह कोई किरण नहीं है प्यारे बच्चों, वह एक क्या होता है, तो यह एक रेखा होता है जो आपतित और परावर्तित किरणों को अलग करता है, ठीक है। अब चलिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 29 नंबर क्वेश्चन में है कि अभिलंब दर्पण सतह के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, हो तो 90 डिग्री का। और 30 है कि आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग आपतन कोण कहते हैं। और 31 है परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। फास्ट रिवीजन हो रहा है आप लोग का। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं, तो 2 होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 होते हैं। उसके बाद 33 है कि आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण। 34 है कि वास्तविक प्रतिबिंब बना है ना, बनाता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, कैसे बनता है, तो वास्तविक कटान से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनता है, वास्तविक कटान से। वास्तविक प्रतिबिंब होता है तो कैसा होता है, उल्टा होता है। और पर्दे पर उतारा जा सकता है किस प्रतिबिंब को, तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। गुड। अब चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए दर्पण के सामने बनता है तो वास्तविक प्रतिबिंब, दर्पण के सामने कौन सा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब। और काल्पनिक प्रतिबिंब है ना बनता है कैसे, तो काल्पनिक कटान से। और 39 नंबर क्वेश्चन है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है कैसा, तो सीधा। और 40 नंबर क्वेश्चन है कि पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है तो काल्पनिक प्रतिबिंब को। और 41 है कि दर्पण के पीछे बनता है कौन सा, तो काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। अब देखिए समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है आपका, न काल्पनिक होता है, सीधा होता है और वस्तु के बराबर होता है। ओके। अब है 43 के समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब दर्शाता है तो पार्श्व विपरिवर्तन, मतलब क्या, पार्श्व विपरिवर्तन वह घटना है जिसमें दाया दाया जो भाग है आपका वो बायां साइड दिखाई देगा और बायां जो भाग है वो दायां साइड दिखाई देगा, वो समतल दर्पण में ऐसा होता है, ठीक है। अब है 44 नंबर क्वेश्चन, दर्पण कितने प्रकार के होता है, तो दर्पण 2 प्रकार के होता है, एक समतल और दूसरा गोलीय, एक परवलयिक भी होता है, ठीक है, जो दर्पण का तीसरा प्रकार है, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ना है 10th में। अब है 45, जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। क्लियर। चलिए अब आगे चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन में। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह धंसी रहती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो अवतल दर्पण कहते हैं। 47 है कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह उभरी रहती है उसे क्या कहते हैं, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह किधर होता है, तो केंद्र की ओर होता है। यह है तुम्हारा अवतल दर्पण और ये केंद्र हो गया, इधर से हम लोग क्या करते हैं, रस्तित करते हैं, तो ये केंद्र की ओर रहता है। और उत्तल दर्पण का जो है परावर्तक सतह किधर होता है, तो केंद्र के विपरीत दिशा में होता है। मान के चलो ऐसे इधर से रंग दिए, ये उठा हुआ भाग आपका परावर्तक सतह हो गया, केंद्र इधर होता है, तो परावर्तक सतह किधर होता है, केंद्र के विपरीत दिशा में, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। अब नेक्स्ट हमारा 50 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अवतल दर्पण को कहा जाता है, तो अभिसारी दर्पण, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आपको भी पता है। और 51 है कि उत्तल दर्पण को कहा जाता है, तो अपसारी दर्पण। 52 है कि जो दर्पण पूर्णतः गोलीय नहीं होता है परवलयिक दर्पण कहलाता है। और अवतल दर्पण का वक्ता केंद्र होता है तो दर्पण के सामने, अवतल दर्पण का जो वक्ता केंद्र होता है वह दर्पण के सामने होता है। और उत्तल दर्पण का जो होता है वक्रता केंद्र, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, उत्तल दर्पण का है ना वक्रता केंद्र, उत्तल दर्पण का क्या चीज, तो वक्रता है ना केंद्र, वक्ता केंद्र होता है किधर, तो दर्पण के पीछे होता है। अब चलिए आते हैं आगे। अब हमारा 55 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 55 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है
कि दर्पण की सतह के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, तो ध्रुव कहते हैं। ठीक है, दर्पण के सतह के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो ध्रुव कहते हैं। और क्या है यहाँ पे 56 के दर्पण के ध्रुव और वक्ता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, बिल्कुल। और इसका नाम दूसरा है प्रधान अक्ष भी कह सकते हो। 57 है कि दर्पण की चौड़ाई को क्या कहते हैं, तो दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण के चौड़ाई को क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है, दर्पण के ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो वक्ता त्रिज्या। दर्पण के ध्रुव, सोचो थोड़ा, और ठीक है, और वक्ता त्रिज्या क्या होता है, तो दर्पण के ध्रुव से लेकर के और वक्ता केंद्र तक के जो बीच के दूरी होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्ता त्रिज्या आर से सूचित करते हैं। 59 है, अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो फोकस दूरी कहते हैं, और इसे छोटा एफ से सूचित किया जाता है। 60 देखो, अवतल दर्पण का फोकस होता है तो वास्तविक, उत्तल दर्पण का फोकस होता है तो काल्पनिक। और है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या की क्या होती है, तो आधी होती है। और ए बराबर फॉर्मूला याद रखना r/2 या फिर r बराबर 2f। 64 है कि गोलीय दर्पण की वक्ता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, 2 गुनी होती है। अगर वक्ता त्रिज्या पूछे तो 2 गुनी, फोकस दूरी पूछे तो क्या होती है, आधी। अब यहाँ पे एक चीज देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ चुका है आप सबके लिए। देखिए क्या है यहाँ पर के प्यारे बच्चों, कहता है कि गोलीय, ठीक है, गोलीय दर्पण की वक्ता त्रिज्या फोकस दूरी की होती है तो 2 गुनी होती है। 65 में है कि अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और उसके आकार की सारणी। यहाँ से आपके क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो कैसे बनाओगे, देखो ये है वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की प्रकृति और प्रतिबिंब का आकार। अगर आप अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में यदि रखते हैं, फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं, तो जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वह दर्पण के पीछे बनेगा। कहां बनेगा, दर्पण के पीछे। और जो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वह बनेगा काल्पनिक और सीधा। कैसा बनेगा, काल्पनिक और सीधा। और है प्रतिबिंब का आकार, तो वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, और यदि आप वस्तु को एफ पर रखते हो तो प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वो अनंत पर बनेगी। कहां बनेगी, अनंत पर। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक और उल्टा। और प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, तो वस्तु से बहुत बड़ा होगा। एफ और सी के बीच यदि रखते हो तो सी और अनंत के बीच बनेगा, और वास्तविक उल्टा बनेगा, और वस्तु से बड़ा बनेगा। सी पर रखते हो तो प्रतिबिंब सी पर ही बनेगा, यही पूछा जाता है ज्यादातर ऑब्जेक्टिव में। और वास्तविक और उल्टा भी होता है, और ये वस्तु के बराबर होता है। तो अवतल दर्पण में हम वस्तु को कहां पे रखेंगे, तो प्रतिबिंब बराबर बनेगा। आप कहना सी पे रखेंगे सर, बिल्कुल। अब है सी और अनंत के बीच यदि रखे तो सी और एफ के बीच बनेगा उसका प्रतिबिंब। वास्तविक और उल्टा होगा, और कैसा होगा, वस्तु से बहुत ही ज्यादा, है ना, बहुत ज्यादा नहीं मतलब छोटा होगा। ठीक है, वस्तु से छोटा होगा। अनंत पे यदि रखेंगे तो एफ पर बनेगा वास्तविक, वास्तविक और उल्टा, और ये वस्तु से बहुत ही ज्यादा छोटा होगा, बहुत ही ज्यादा छोटा होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। अगला हमारा उत्तल दर्पण में देख लीजिए क्या हाल है। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है कि उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और उसका आकार। उत्तल दर्पण में 2 ही जगह हम वस्तु को रखते हैं। एक तो हम रखते हैं अनंत पर, तो उसका प्रतिबिंब बनता है एफ पर, अनंत पे रखेंगे तो एफ पर। और काल्पनिक और सीधा, इसमें काल्पनिक और सीधा ही बनता है। ठीक है, और वस्तु से बहुत छोटा। और यदि अनंत और पी यानी ध्रुव के बीच में रखे तो पी और एफ के बीच बनेगा काल्पनिक सीधा, और वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा ही इसमें प्रतिबिंब बनता है। अब आइए हम आपको बताने वाले हैं कि अवतल दर्पण का इस्तेमाल हम लोग कहां कहां करते हैं। तो 67 है हमारा कि अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग करते हैं हजामती दर्पण के रूप में। सैलून में बड़े बड़े अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है ताकि आपका जो ये दाढ़ी मूछ है वो अच्छे से दिख सके। ठीक है, और रोगियों के कान, नाक, गले इत्यादि की जांच में डॉक्टर लोग करते हैं। सोलर कुकर में, बड़े बड़े सोलर कुकर में जो है ना अवतल दर्पण का यानी बड़े बड़े अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। ये खाना बनाने वाला कुकर होता है जो दर्पण के, है ना, यानी अवतल दर्पण के जो गर्मी होती है सूर्य से जो आती है टकरा कर फिर वो बर्तन पे, जब आप देखोगे चीजों को तब समझ में आएगा। बस हम बोल रहे हैं, आप समझो कि खाना बनाने वाला एक सिस्टम बनाया जाता है अवतल दर्पण से, जिसमें खाना को सूर्य के गर्मी पर पकाया जाता है। सिंपल। अब देखो क्या होता है आगे कि सर्च लाइट में, गाड़ियों के अग्रदीप में, टॉर्च, टेबल लैंप इत्यादि में, ठीक है, प्रवर्तक सतह के रूप में किया जाता है। तो ये था अवतल दर्पण का उपयोग। अब आइए कुछ इधर भी है हमारा, है ना। इधर क्या कहता है प्यारे बच्चों, देखो इधर लिखा हुआ है
कि उत्तल दर्पण का उपयोग भैया हम कहाँ करेंगे, तो उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग करेंगे स्ट्रीट लाइट के परावर्तक सतह के रूप में, साइड मिरर में, पार्श्व दर्पण के रूप में, है ना, साइड मिरर या फिर पार्श्व दर्पण आप कह सकते हो। किसी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब देखने के लिए भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। 69 है कि केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, तो केवल काल्पनिक, ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें केवल काल्पनिक बनता है, तो वह है समतल और उत्तल दोनों। ये ऑब्जेक्टिव इंपोर्टेंट है। और 70 कहता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब बना सकता है, तो अवतल, समतल और उत्तल तीनों प्रकार का दर्पण है जो कि काल्पनिक बना सकता है। अवतल में भी एक स्थिति ऐसी है, फर्स्ट वाला, कि P और F के बीच में यदि हम वस्तु को रखते हैं तो वहां पे काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। 71 है कि वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो केवल अवतल ही ऐसा दर्पण है जो वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है किसी वस्तु का, ओके। अब है 72 कि अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वस्तु से बड़ा होता है। हालांकि जो अवतल दर्पण है इसमें वस्तु से बड़ा भी बनता है, वस्तु से छोटा भी बनता है और वस्तु के बराबर भी बनता है, ओके। अब है हमारा कौन सा, कि उत्तल दर्पण बना प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है। गोलीय दर्पण में सभी दूरियां कहां से मापी जाती है, तो ध्रुव से मापी जाती है। गोलीय दर्पण में सभी दूरियां कहां से मापी जाती है, तो ध्रुव से मापी जाती है। अब है हमारा 75, ठीक है प्यारे बच्चों, कि आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां क्या होती है, तो धनात्मक होती है। और आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरियां क्या होती है, तो ऋणात्मक होती है। 77 है कि मुख्य अक्ष के ऊपर लंबवत मापी गई सभी दूरियां क्या होती है, तो धनात्मक होती है। और मुख्य अक्ष के नीचे लंबवत मापी गई सभी दूरियां क्या होती है, तो ऋणात्मक होती है। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के नियम अनुसार अगर दर्पण आपका अवतल है तो वस्तु दूरी आप ऋणात्मक लोगे, प्रतिबिंब दूरी यदि है ना u, यानी कि वस्तु दूरी अगर फोकस दूरी से बड़ा है तो ऋणात्मक, और वस्तु दूरी जो है वह फोकस दूरी से छोटा है तो धनात्मक, और फोकस दूरी ऋणात्मक, ठीक है। उत्तल दर्पण है तो ऋणात्मक, धनात्मक और धनात्मक, क्लियर। अब है दर्पण सूत्र प्यारे बच्चों, तो 1/f 1/v है ना 1/u, यानी कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यहाँ पे लिखा हुआ है 2/r, तो ये भी आप याद रखना। यदि हम r की जगह पे 2f लिखे प्यारे बच्चों, तो 2 से 2 कट जाएगा तो 1/f ही बचेगा, तो 1/f इधर या फिर 2/r दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, इस चीज को गलत मत करके आइएगा, बिहार बोर्ड है भैया, कुछ भी हो सकता है यहाँ। अब देखिए क्या क्या कहता है क्वेश्चन 81 है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, तो वह आवर्धन कहलाता है। आवर्धन बराबर क्या होता है, h2/h1, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई, या फिर -v/u भी आप कह सकते हो। काल्पनिक प्रतिबिंब बना है ना बनता है किसमें, तो है ना प्रधान अक्ष के ऊपर। जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो प्रधान अक्ष है ना, ये तो इसके ऊपर बनेगा, और जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो प्रधान अक्ष के नीचे बनता है। उत्तल दर्पण का आवर्धन होता है धनात्मक, अवतल दर्पण का आवर्धन होता है ऋणात्मक, नहीं तो धनात्मक, दोनों प्रकार के हो सकता है। आवर्धन ऋणात्मक है तो इसका मतलब है कि वास्तविक और उल्टा है प्रतिबिंब, और आवर्धन यदि धनात्मक है तो इसका मतलब है कि काल्पनिक और सीधा है प्रतिबिंब। अवतल दर्पण में आवर्धन का मान होता है 1 से ज्यादा, उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान होता है 1 से कम, और समतल दर्पण में आवर्धन का मान होता है 1 के बराबर। तो प्यारे बच्चों आप लोग हमें बताओ कि आपको ये क्लास कैसा लगा। यदि आप जाते हो बोर्ड परीक्षा में तो यहाँ से आपको बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग बना करके आओगे, ओके प्यारे बच्चों। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।